वी वर ऑन अ सेम एज जब आपके स्टूडेंट्स भी एक रिलेशन में थे और आप भी एक रिलेशन में थे और एक ही शहर में थे, जहाँ गेड़ी वो मारते थे वो लगभग कहीं ना कहीं आप भी मारते थे। सर वो कितना सा बहुत मुश्किल है, इट वॉज वेरी टफ। वहीं स्टूडेंट्स ने जाना है, वहीं आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, and if by chance they see you there and you see, so it was not that easy. it was tough. आपने बाल कटवाने के लिए घर वालों को कैसे मनाया, और उसके बाद अब तो क्लीन शेव करने के लिए ये सर कितना सोशल और फैमिली प्रेशर है, उसके लिए कैसे फाइट किया? कि I could not go to the barber to get my hair cut, so I sat in home and took a scissor और मैं उठे करे बैठे बैठे बाल काट ले। Okay. And suddenly came before my mother, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। चाचा ने कटवा लिया। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। अब हम ये मान सकते हैं कि आने वाले 2-4-5 साल में मिस्टर कुलविंदर विल बी अ एंटरप्रेन्योर रनिंग हिज ओन वेंचर रादर देन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। तो मैं अगले 10 साल में एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होना चाहता हूँ जो पढ़ाता भी है, या एक ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप करता भी है। सो आई वुड लाइक टू बी बोथ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬਾਈ one term insurance and one wealth insurance। दोस्तों आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। आज का एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वसनेस की तरफ भी है, क्योंकि जो भी आप मेरी पर्सनैलिटी में फ़ीचर्स देखते हैं या आप देखते हैं कि मैं जिस तरह से ग्रो किया हूँ, उसे ग्रो करवाने में कुछ इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें जो आपकी ग्रोथ स्टोरी होती है उसमें जब आप प्रोफेशनल डिग्रीज़ करते हैं तो आपके कुछ प्रोफेसर्स, कुछ टीचर्स जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य भी है और अपने आप में एक माइलस्टोन एपिसोड है कि जिसको आज हमने इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। वो मेरे MBA टाइम में मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं शायद मेरा भी ये टेस्ट होगा कि मैं अपनी सारी काबिलियत इस चीज़ के ऊपर लगा दूंगा कि जो मैं काइंड ऑफ क्वेश्चंस उनसे करूंगा तो इस पॉडकास्ट को किस तरफ हम लेके जाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर करमिंदर जी से, जो प्रोफेसर हैं और HOD हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट MBA के लिए LM थापर इंस्टीट्यूट में। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ दिल की बातें भी होंगी, कुछ प्रोफेशनल बातें भी होंगी। तो एंजॉय कीजिए इस एपिसोड को। सर welcome. Thank you so much. It's so good to see you doing so well. So I'm very happy that my student is achieving such success in his life. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, it's always a said that the way you grow in the your professional career, there are small little foundation stones are there. We have gone through your profile and everything. You have done your graduation in humanities, especially geography, history, and English literature. You have done your master's in management, then your PhD in rural marketing, and now you have paradigmically shift toward the entrepreneurship. So how this transformation has come into your professional life? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा अच्छी बात है कि मेरा ग्राउंडिंग जो है वो ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर और हिस्ट्री में हुआ जी, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमें ह्यूमन कनेक्ट और ह्यूमन डायनामिक्स सिखाता है। And while my MBA was in marketing, so naturally my PhD was in rural marketing. Right. And then now once I'm at Thapar, तो वहाँ पे मेरे को जो responsibility दी गई, that was to teach entrepreneurship. Right. So then I thought कि अगर entrepreneurship पढ़ाने की चीज़ उतनी नहीं है जितनी करने की चीज़ है, तो फिर मुझे लगा कि इसको करके किया जाए और इसको फैसिलिटेट करके किया जाए। सो देन फिर थापर यूनिवर्सिटी में वी हैव अ इंक्यूबेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स पार्क, जहाँ करीबन 32 कंपनीज हैं। तो आई एम द चीफ कोऑर्डिनेटर। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेट भी कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी रहा हूँ, और साथ में एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को एज ए स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र सपोर्ट भी कर रहा हूँ। सर जैसे आपकी जो PhD है वो रूरल मार्केटिंग में है। आज का जो टाइम है ये कहा जा रहा है कि आपका जो अर्बन सेक्टर है वो लगभग एक तरह से फुल हो चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ बचा नहीं है, एंड नाउ पीपल आर गोइंग बैक टुवर्ड्स द रूट्स, रूरल की तरफ जा रहे हैं। जोहो जैसी कंपनी जो उसके फाउंडर हैं उन्होंने चेन्नई में गाँव में जाके वो कंपनी स्टार्ट किया है। तो व्हाट डू यू थिंक अ फ्यूचर एज ए प्रोफेसर इज इन अ रूरल एरिया? रूरल एक तरह का रूरल नहीं है, डेवलप्ड रूरल है, डेवलपिंग रूरल है,
अंडर डेवलप्ड रूरल है। जी। तो जिसने भी रूरल मार्केट में जाना है उसको इंडिया के रूरल की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स किस लेवल पे हैं, एंड अकॉर्डिंगली मेरा सॉल्यूशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा रेलेवेंट है। सो रेदर देन चूजिंग स्टेट्स, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ग्रैनुलरली इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो गांव हैं वो शहर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, जी। उसकी फर्दर एक क्लासिफिकेशन है। जी। फिर उस गांव के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसकी अपनी एक क्लासिफिकेशन है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोल प्ले करता है। हाँ, तो ये तीनों चीजें मिलके कि आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है, आपका गांव शहर से कितने किलोमीटर दूर है, और उस गांव में लोग कितने रह रहे हैं। जब आप इन तीन फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो आपको अपने लिए एक रूरल मार्केट आइडेंटिफाई हो जाएगी। राइट सर, इस सीज़न का हमने जो शार्क टैंक 3 देखा है उसमें हमने ये देखा है कि मैक्सिमम वहाँ पे जो वेंचर्स आए हैं वो रूरल एरिया से ही आ रहे हैं। जैसे अभी हिमाचल की एक बात करें तो वहाँ पे जो लड़का देवा साड़ीज है वो हिमाचल के बड़े छोटे से गांव से वेंचर स्टार्ट है। ऐसे मिस्टर दादा साहब भगत, उनका हमने पॉडकास्ट भी किया था, वो पूना महाराष्ट्र में एक बड़े छोटे से गांव से आते हैं जहाँ पे उन्होंने ये वेंचर शुरू किया था। तो सर अब हम ये मान सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए शहरों की तरफ जाना इतना ज़रूरी नहीं रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पार्क है और आपके प्रोडक्ट में जान है और अगर आप उसको दुनिया तक पहुंचा सकते हो और कन्विंस कर सकते हो तो आप कहीं पे बैठ के बिजनेस कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ हुई है शार्क टैंक से, मानना पड़ेगा कि ये अब एक डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन एक घर में बन गया है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि उतनी रेजिस्टेंस पेरेंट्स की तरफ से अब बच्चों के लिए नहीं रह गई है। और तीसरा, कहीं ना कहीं एक थॉट है कि मैं भी अपना ड्रीम एक बार ट्राई करके देखूं। राइट। तो जो शहरों में कई बारी लोग बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उन बच्चों को सोशल प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली कम है। जी। क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो, गेटेड कम्युनिटी में, आप वहाँ से स्कूल चले गए, वहाँ से कॉलेज चले गए, आपने बहुत ज़्यादा इंडिया भारत देखा ही नहीं होता। बिल्कुल। तो ये जो छोटे कस्बों से लोग आ रहे हैं, इनको इंडिया की प्रॉब्लम्स की थोड़ी ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, इनके अंदर रेजिलियंस वो ज़्यादा है फाइट आउट करने की। और तीसरा, कहीं ना कहीं ये लोग मेहनती, पैशनेट भी हैं। जब वो अपने ये सारे स्किल्स अपने वेंचर में लगाते हैं, आई थिंक हम और बहुत सारे वेंचर्स इन छोटे शहरों से, रूरल एरिया से आते देखेंगे। और कम्युनिटी भी कनेक्ट करती है, उनको लगता है हमारे गांव का, हमारे ज़िले का, हमारे स्टेट का ये पर्सन कुछ करना चाहता है, तो देन दे ऑल कम टुगेदर और वो भी सपोर्ट मिल जाती है। सर मैंने ना एक सोशल एस्पेक्ट की आपने बात करी, पीछे मैंने किसी एक बुजुर्ग थे उनसे बात करी थी, तो मैं कहा जी इस तरह से करके अब वेंचर्स बहुत सारे गाँव से निकल के आ रहे हैं। वो कहते हैं कहीं ना ये चीज़ें रिवर्स होनी शुरू होंगी। कोई समय था जब शहरों ने हमारे गांव खाली कर दिए थे, अब सिचुएशन वो आने वाली है कि गांव दोबारा से बसेंगे और शहर खाली होने शुरू हो जाएंगे। आप मानते हैं कि सर बैकवर्ड टू द रूट्स इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया है? देखिए, हमेशा ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ईदर और, बल्कि एंड। तो मेरा मानना है कि शहरों का अपना एक रोल है, गाँव का अपना रोल है। हाँ, लोग जो पहले सोचते थे कि गाँव मीन्स कि आप बहुत मतलब डिप्राइव्ड हैं, लैक ऑफ फैसिलिटी है, कुछ नहीं कर सकते, वो धारणा बदल जाएगी। राइट। कि गांव में रह के भी मैं एक अच्छी फैसिलिटी ले सकता हूँ, गांव में इंटरनेट के ज़रिए रह के मैं वहाँ से एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर बन के कुछ कर सकता हूँ। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब वो चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोविजन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। राइट। तो अगर हमें भारत को सही माने में डेवलप करना है तो उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ फॉर्म में, कुछ परसेंटेज में रूरल एरियाज में शिफ्ट होता हुआ हम अगले 10 साल में देखेंगे। सर अभी आपने जो बात करी इसमें एक नई चीज़ निकल के आती है कि डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लिक ऑफ द बटन हो गई हैं। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आज लगभग हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच गई है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है और मैं आपसे इसकी तस्दीक करवाना चाहूँगा कि इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को इतने वास्ट लेवल तक ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें तो 3 चीज़ों का ये कम्बिनेशन है जी। एक आप कहें कि 4G या 5G, दूसरा स्मार्टफोन जी, और तीसरा EKYC। जी।
अब ये तीनों चीज़ें रूरल एरियाज़ में उसी तरह से पहुंच जाती हैं जैसे अर्बन एरियाज़ में हैं। तो मेरी KYC भी हो गई जी। मेरे पास एक 4G कनेक्शन भी आ गया और मेरे पास एक स्मार्टफोन भी है जी। तो ये डिजिटल स्टैक जो है ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आधार, पैन, बैंक अकाउंट्स, KYC, ये सारा डिजिटल स्टैक जो है ये नेक्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस पीपल हैं उनको बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। राइट। अब सर प्रोफेशनली जो आपने ग्रो किया, जैसे जब हम आपसे पढ़ते थे हमने आपको एज ए मार्केटिंग प्रोफेसर देखा, आपने हमें मार्केटिंग पढ़ाई और हमारे बाद भी बहुत सारे बैचेस पढ़ाए। अब आपका एकदम से शिफ्ट होना टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप और टुवर्ड्स द स्टार्टअप, और उसके बाद सर उसके ऊपर 2 बुक्स लिखना, सर ये थॉट प्रोसेस कैसे हुआ, या आपने कब सोचा कि मेरे को अब बुक लिखनी चाहिए, बिकॉज फाइनेंस एंड दिस थिंग स्टार्टअप वाज नॉट योर कोर फील्ड, सो हाउ यू हैव इनकलकेटेड अबाउट दिस थिंग्स? आई एम वेरी लकी कि हमारे जो थापर यूनिवर्सिटी में उस टाइम थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। राइट। उन्होंने कहा हमें अपने स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है। एंड ही आस्क्ड अस कि हु इज द फैकल्टी हु वुड लाइक टू टीच एंटरप्रेन्योरशिप। Right. सो आई रेज्ड माय हैंड एंड ही फेल्ट आई हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट टू ट्राई इट आउट। और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के डोमेन को देखूं तो इसका करीबन 60-70% मार्केटिंग है। जी। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से स्टार्ट होती है? टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जी। टू इंगेज विद कस्टमर, टू डिलाइट द कस्टमर, टू मेक योर सोल्यूशन अवेलेबल टू द कस्टमर, और उसको फिर सपोर्ट देता है फाइनेंस, उसको सपोर्ट देता है आपका कल्चर, टीम बिल्डिंग और स्किल स्ट्रैटेजी। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मार्केटिंग है। तो आई थिंक मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप आर वेरी क्लोजली वेडेड टू ईच अदर। अब सर ना एक मैं धारणा और आपसे उसकी कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी करवाना चाहूँगा। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप एक रेपुटेड और एक बड़े बिजनेस स्कूल से अगर आप ग्रेजुएटेड नहीं हैं तो आपके लिए एंटरप्रेन्योर जर्नी इतनी आसान नहीं रहती है। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने भी शिमला से HP यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया और आपने हमें पढ़ाया, वो भी एक B कैटेगरी बिजनेस स्कूल था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो एट अ लाइफ की अगर हम जर्नी की बात करें तो हम दोनों एक डिसेंट स्टेज के ऊपर हैं। तो कितना ज़रूरी रहता है कि आप अगर एक अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से निकलते हैं या आप एक एवरेज से भी निकलते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल है तो आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। यस, यू राइटली सेड, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं जिन वेंचर जैसे बी स्कूल बोल्स एक कंपनी है तो जहाँ पे मैं स्ट्रेटजिक एडवाइज़र हूँ, तो उसको लेके हम इंटर्न्स हायर करने दिल्ली NCR में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में गए, इवन 1-2 IIMs में गए। जी। और हम छोटी कंपनी थी, उनके बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आए होंगे, लेकिन हम उन बेटर इंस्टीट्यूशन से इंटर्न भी नहीं हायर कर पाए। ओके। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो MBA में एडमिशन प्रोसेस के लिए जो कैट है, ये एक स्टैंडर्ड बना जो है, ये सही माने में MBA इंस्टीट्यूट में एडमिशन को सिलेक्ट करने का राइट टूल नहीं है। ओके। क्योंकि इस एंट्रेंस टेस्ट को मास्टर करने वाले पर्सन में क्या पता है एंटरप्रेन्योरियल, मैनेजरियल और बिजनेस माइंडसेट बिल्कुल भी ना हो। और जो लोग इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते, मे बी उनमें बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत ज़्यादा हो। तो हमें स्ट्रक्चरली ये अगले 10-15 साल में देखना पड़ेगा कि हम MBA में एडमिशन्स कैसे कर रहे हैं। जी सर, अगर मैं अब बिजनेस स्कूल से जो हमारी फाउंडेशन है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन या जो हायर स्कूल एजुकेशन है, पिछले 10 सालों में ये बहुत एक तरह से ना कमर्शियल वेंचर और एक कॉर्पोरेट टाइप ऑफ थिंग बनती जा रही है, जहाँ पे ब्रांडिंग का बहुत इफेक्ट है। स्कूल की ब्रांडिंग, स्कूल की एक्टिविटीज़ और इवेंट्स, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं लैक होता जा रहा है और हम उसको ना बहुत ज़्यादा कमर्शियली करते जा रहे हैं। सर, आप सोचते हैं कि आने वाले टाइम में शायद जो अभी हम सोचते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये एक राइट्स डिसीजन नहीं है इस तरह से बच्चे लेने का, तो स्कूल्स में भी बच्चों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा कि बेसिक एजुकेशन की तरफ जो एक्चुअल फाउंडेशन होनी चाहिए वो ना हो के कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता जा रहा है। हाँ, एक ना कॉर्पोरेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन,
अब हर जगह दिख रही है और ये डोमिनेट कर रही है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो प्राइमरी रोल डेवलपमेंटल था, अब वो लार्जली रोल जो है कमर्शियल पैरामीटर्स के अराउंड बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आज की डेट में कस्टमर फील करता है अपने आप को जी और कस्टमर के तौर पे एंटाइटल होता है जी रियल माने में वो कस्टमर नहीं है, क्योंकि वो अपनी फीस खुद नहीं दे रहा, जी पर उसको गलतफहमी है मैं कस्टमर हूँ। उसके पेरेंट्स कस्टमर हैं जो फीस देते हैं, वो कंज्यूमर है, लेकिन कंज्यूमर अपने आप को कस्टमर समझ रहा है। फिर वो जब आता है वो कहता है कि तुम मुझे कस्टमर मान के मुझे डिलाइट और सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ करो, जबकि पेरेंट्स उस तरह से नहीं चाहते। जी लेकिन क्योंकि सिंगल चाइल्ड हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, फिर वो पेरेंट्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये जो चाइल्ड अपने आप को कस्टमर मान रहा है, ये दोनों एंटिटीज को ड्राइव करता है। घर आके मम्मी पापा को मना लेता है और कॉलेज में अपने आप को एंटाइटल्ड पर्सन फील करता है कि अब मैं यहाँ हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी। और वो एक परसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर पेरेंट्स कस्टमर बने और बच्चे ना बने तो एजुकेशन सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सर इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जिस टाइम पे हम और आप पढ़े हैं उस वक्त वो कहते हैं जिसने सबसे ज़्यादा डांट खाई टीचर की, सबसे ज़्यादा जिसने मार खाई है, वो बच्चा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। और आज की डेट में क्या है, बच्चे को टच भी नहीं कर सकते। कई बार ये होता है कि बच्चा गलती करता है, अगर टीचर ने उसको डांट भी दिया तो स्कूल की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ लग जाती है कि इसके पेरेंट्स अनॉय नहीं होने चाहिए, चाहे हमें टीचर निकालना पड़ जाए। सर ये भी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं वो कंज्यूमरिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ाए वाला है। यस, मतलब ये स्टेक होल्डर्स हैं, पिलर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के, इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जी ये तीनों मिलके बनाते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि तीनों पिलर्स में से अगर कोई भी एक पिलर अपना रोल ठीक प्ले ना करे तो एजुकेशन पूरी कंप्लीट नहीं होगी। जी तो पेरेंट्स को भी इस एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पे रोल प्ले करना पड़ेगा। आज की डेट में वो एक पेरेंट का रोल, पैम्परिंग पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, डेवलपमेंटल पेरेंट का कुछ पेरेंट्स शायद नहीं कर रहे। एक सर इसमें मिलती जुलती बात और निकल के आती है कि जब आपने प्रोबेबली जब टीचिंग का प्रोफेशन चूज़ किया होगा, आपने शायद एक पैशन के साथ चूज़ किया होगा, ये सोच के कि मेरे को एक पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार करनी है। आज जो टीचिंग है वो लीस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन होता जा रहा है। अब आप इसलिए कह लीजिए, जैसे हमने पहले बात की कि कॉर्पोरेटाइजेशन होने के कारण उनके पास सोशल और इंस्टीट्यूशनल अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, कहीं ना कहीं सर टीचर्स को जो रिस्पेक्टेड एक सैलरी मिलनी चाहिए, ये मतलब मैं कोटेड वर्ड्स में कहना चाहूँगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वैसे तो बहुत ग्लैमराइज हैं, फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन टीचर्स आर स्टिल अंडर पेड अगर हम सीनियर सेकेंडरी या हाई लेवल के स्कूल्स की बात करें। बिल्कुल। एक जो मेन चीज़ है कि पास्ट में टीचर्स पैशन के बेस पे इसको करियर चूज़ करते थे, अब काफ़ी हाई परसेंटेज लोग इसको कन्वीनियंस के बेस पे चूज़ करते हैं। वो ये फील करते हैं कि मैं अपनी लाइफ जिस तरह से जीना चाहता हूँ उसमें टीचिंग बड़ी सही फिट बैठती है। क्योंकि जैसे कोई लेडी कहे कि मेरे बच्चे स्कूल से 3 बजे घर आ जाते हैं और मैं भी, यही एक प्रोफेशन है जिसमें 3 बजे घर आ जाते हैं। बिल्कुल। कोई और प्रोफेशन होगा तो मैं 5 या 6 बजे घर आऊँगी एंड उस टाइम पे मेरे बच्चों का टेक केयर कौन करेगा। तो क्राइटेरिया टू चूज दिस, या कुछ लोग फील करते हैं अब मैं कॉर्पोरेट ज़िंदगी जी के बहुत थक गया हूँ, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ। तो अलग अलग रीज़न से लोग आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई कहे एज ए टीचर कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत सालों से एक बड़ी सिंपल लाइन है कि टू मेक ए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, दैट्स ऑल, दैट्स इट एंड इट शुड बी आइडियली कि हम क्यों हैं यहाँ पे। हम कोई फ्रिज तो बना नहीं रहे, जी। हम कोई सीमेंट नहीं बना रहे, हम जिंदगियों के माइंडसेट, वर्ल्ड व्यू भी बना रहे हैं। और बच्चे हमें सिर्फ हमसे सुनते नहीं, हमें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं
और रोल मॉडल भी होते हैं कई बार हम उनके लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर बहुत ज़्यादा है। और उसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है सोसाइटी से, जहाँ जहाँ हो सके, जिस जिस इंस्टीट्यूशन में हो सके, टीचर्स को वेल डिज़र्व्ड सैलरी देनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है। अच्छा सर, जिस वक्त आपने मास्टर्स के एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ाने शुरू किए, हम भी क्योंकि उसी बैच में थे, तो हमारा और आपका जो एज गैप था ना वो बहुत कम था। आप नए नए पढ़ के निकले थे और उसके बाद आप जॉब में आए थे, हम नए नए कॉलेज पास आउट होके होते तो हम स्टूडेंट्स थे, तो हमारा एज गैप आई थिंक 3 या 4 ईयर से ज़्यादा का नहीं था। और जो काइंड ऑफ अ कॉलेज लाइफ में हमारा जो चलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल्स मूवीज़ घूमना डेटिंग सब कुछ, वो कहीं ना कहीं आप भी उस टाइम पे उसी लाइफ के फेस में से गुजर रहे थे। तो सर, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू प्रेजेंट यू एज अ टीचर अमंग द स्टूडेंट ऑफ द सेम एज ग्रुप, एंड सेकेंडली यू आर ऑल्सो वांट टू लिव द सेम लाइफ, सो हाउ टू बैलेंस द पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एज गैप आजकल टीचर स्टूडेंट में हायर एजुकेशन में काफ़ी कम है जी, और लाइफ साइकिल स्टेज में वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से जर्नी कर रहे होते हैं। तो बहुत अर्ली स्टेज टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट देखते हैं कि हम जिंदगी के जो बाकी डायमेंशंस हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम है जी, तो उसमें बच्चे से रिस्पेक्ट लेना बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके इस टाइम में जब कोई भी ऐसे ही रिस्पेक्ट नहीं देता, जी, जैसे हमारी जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो बच्चे एज को रिस्पेक्ट देते थे। अब वो कहते हैं कि अगर तुम अर्न करोगे तो मैं दूंगा, जी, नहीं अर्न करोगे तो चाहे तुम कितने बड़े हो, आई डोंट केयर। एज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्ट एनी मोर नाउ, अर्लियर इट वॉज। तो जब आप एक अर्ली स्टेज टीचर हैं तो इवन मैंने और देखा है कि कुछ लोगों के लिए यंग दिखना लगना बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो इतने यंग हैं कि टीचिंग करते हुए जो ड्रेस पहन के आना या जिस तरह से मूव अराउंड करना, उसमें उनके दो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग डायमेंशंस हैं। एक, टीचर बनते हुए थोड़ा सा मैच्योर बड़ा लगना जी, और अपनी ज़िंदगी की उन चॉइसेस, जैसे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बाकी मैरिज, उन चीज़ों को, फैशन को देखते हुए यंग लगना। तो एक तरफ आपके ऊपर प्रेशर है इंटरनली कि मैं यंग हूँ, मुझे यूथफुल होना है, यंग लगना है। एक साइड पे प्रेशर है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, मुझे थोड़ा मैच्योर्ड लगना है। तो जो लोग इसमें बैलेंस नहीं बना पाएंगे वो दोनों ही चीज़ों में नुकसान खाएंगे। राइट सर, इसमें ना एक मतलब विद ड्यू परमिशन, यू हैव आल्सो डन अ लव मैरिज। Yes. एंड वी वर ऑन अ सेम एज जब आपके स्टूडेंट्स भी एक रिलेशंस में थे और आप भी एक रिलेशन में थे, और एक ही शहर में थे, जहाँ गेड़ी वो मारते थे वो लगभग कहीं ना कहीं आप भी मारते थे। तो सर, उस टाइम पे एक स्टूडेंट का टीचर के सामने आ जाना या कितना अपने आप को उस वे से बाहर रखना कि मेरी जो एज ए टीचर वाली जो रेपुटेशन है वो भी बरकरार है, लेकिन मैं यूथफुल जो अपनी जो मैं अपने रिलेशन में मैं उसको भी इंजॉय कर पाऊँ, सर वो कितना सा बहुत मुश्किल है। इट वाज वेरी टफ। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, चंडीगढ़ छोटा शहर है और वही सेम 3-4 जगह थी, अब तो चलो जगह भी बहुत हैं, वहीं स्टूडेंट्स ने जाना है, वहीं आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, एंड इफ बाय चांस दे सी यू देयर एंड यू सी, तो मतलब आई स्टिल लुक बैक एट दोज टाइम्स, so it was not that easy. It was tough, but that was the phase. I once look back तो थोड़ा सा मतलब खुद को लगता है कि हाँ ये एक बड़ा मतलब कई बार हो सकता है embarrassing भी उस मोमेंट पे हो, but yeah, it was quite interesting. Quite interesting. अच्छा सर, इसमें एक थोड़ा सा एक सोशल एंगल भी आता है, लाइक यू आर फ्रॉम अ सिख फैमिली। जब आप हमें पढ़ाते थे यू वर अ कट सर्ट दैट टाइम ऑल्सो, एंड नाउ यू आर अ क्लीन हेडेड। तो सर, पहले जब आप सर्ट थे, आपने बाल कटवाने के लिए घर वालों को कैसे मनाया, और उसके बाद अब तो क्लीन शेव करने के लिए ये सर कितना सोशल और फैमिली प्रेशर रहा, उसके लिए कैसे फाइट किया, क्योंकि ये भी आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है फैमिली को मनाना। लेट मी टेल यू इन पंजाबी नाउ जी सर, कि मैं सिर्फ जट सिख नहीं गांव से भी आता हूँ ना, तो ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि नाउ टिल माई 12th 12वीं तक मेरी मदर ने मेरे इन बालों की फुल टेक केयर की हो। तो सडनली एक दिन उसको जब पता चले कि मैं
अब बाल कटा रहा हूँ, तो वो कहेगी कि तुम इतने साल मैं इनको संभाल के रखा और ये वो किया, अगर तुमने इसको कटाना था तो पहले ही कटा दिंदा तू है, हुण तू इन्ने साल रख के हुण तू मतलब बाल कटाउण ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ देयर वाज अ ह्यूज रेजिस्टेंस फ्रॉम माय मदर। ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਲ ਕਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਬਸ ਜਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। So then the thought was very interesting कि I could not go to the barber to get my hair cut। मैं क्या भी एक उन कर दो। So I sat in home and took a scissor और मैं उठे करे बैठे बैठे बाल काट ले। ਓਕੇ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਕੇਮ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਟਵਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਫੇਜ਼ 1 ਬਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸ਼ੇਵ ਆਫ ਮਾਈ ਹੈਡ। ਸੋ ਵਿਦ ਏਜ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਲਾਈਟ ਥਿਨਿੰਗ ਆਫ ਹੇਅਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ in my self reflection ki who am I? ਰਾਈਟ And suddenly through my spiritual journey I came to know that I am not this body. ਰਾਈਟ This body is a vehicle of mine. ਰਾਈਟ So at that time there was a movie I saw called Shift, ਓਕੇ The Shift by Wayne Dyer, and I watched that movie and I thought कि ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हम इतना ज़्यादा कॉन्शियस और कंसर्न्ड हैं, ये हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा पार्ट है, और हम अगर बॉडी है ही नहीं है तो हम इसको इतनी अनड्यू इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक जट सिख होंदे होए पिंडों आंदे होए मैं वो मूवी देखी एंड आई वेंट टू द बार्बर एंड आई सैड कि तू इनू शेव कर दे। जस्ट आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी इट हैड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन मी। एंड हुण मैं जदों पिंड जाना ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟਾਇਰ 'ਚ ਹੁੰਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟਰੈਂਥ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਸਿਟ ਇਨ ਅਮੰਗਸ them ਐਂਡ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ no longer I am operating. I take care of this vehicle, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, I take care of this vehicle in that manner. But I don't want to operate ki I am a body. Right. So now the question will come from the profession where I come. It is although a very lucrative profession and everybody needs that particular service, insurance industry. But ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ LIC ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ 50-60 ਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੈਬਰਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸੋਲਡ, ਈਦਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਡ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਮਨੀ ਬੈਕ। Real money, the education of insurance started when privatization happened. They started giving true advice कि investment is separate, and then the term insurance became more popular, and Corona has played a vital role. People have become conscious about their health insurance now. And जो private sector में hospitals का जो charges बहुत ज़्यादा हैं, इसने conscious कर दिया है, because it is my request to society, please buy one term insurance and one wealth insurance, because आप सारी लाइफ की जो वेल्थ प्लानिंग करते हैं, सारी लाइफ की सेविंग करते हैं, वो एक हेल्थ एपिसोड से ड्रेन हो जाती है और आप 10 साल पीछे चले जाते हैं. So please invest in health insurance. Right. So now comes to your startup journey. You have written 2 books on a startup. Yes. And latest has been released just 15 days back. Yes. So, sir, how was it experience as a writer, as an author, or as a teacher? Because now you have a, you can say, documented thing. Yes, I can be into the startup arena. Okay, thank you for asking this question, because writing a book is like giving a birth to a baby. Right.
because this is something in you which takes shape in you, builds in you and then come out through your words. So जब हम बुक लिखते हैं तो हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैल्यू ऐड करे वो बुक. तो जैसे इस बुक का टाइटल है हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया. इट स्टार्ट्स विद हाउ. Most books start and end with what. So whenever I write, I see कि how it can be put into practice rather than defining what is entrepreneurship. तो इस पूरी बुक में इन चीज पे कोई ज्यादा फोकस नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या. ये है कि इसको करना कैसे है और करते हुए जो फंडिंग है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी अच्छी स्कीम्स हैं जो बहुत अर्ली स्टेज से इंक्यूबेटर में मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं. उसके बाद सीड फंड की कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं जो एक्सेलरेटर्स में मिल जाती हैं. उसके बाद एंजल नेटवर्क्स हैं. उसके बाद वीसी फंडिंग सिस्टम है. तो हमने वो पूरा इकोसिस्टम आइडेंटिफाई किया, टेबुलेट किया, और ताकि हम एंटरप्रेन्योर को बता सकें अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, वो तुम्हें इस स्कीम के अंडर इतना पैसा दे सकते हैं. So that is, I am very proud of this book because India needs good Indian books. एंड एंटरप्रेन्योर्स को ये तो पता है कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे करना है, पर उसको ये नहीं कई बारी पता होता कि इकोसिस्टम में जो फंडिंग का इकोसिस्टम है वो कैसे स्प्रेड आउट है और किस स्टेज पे मुझे किसके पास जाना है. सो दिस बुक हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया कैन हेल्प पीपल कि आइडिया से लेके आईपीओ तक की जो भी मेरी फंडिंग की स्टेजेस हैं उनमें मुझे कहाँ क्या करना है. सो इट इज़ लेस फॉर स्टूडेंट्स, ऑल्दो स्टूडेंट्स पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है कि कॉलेज में ही वो अपने, जैसे मैं थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हूँ, तो हर स्टूडेंट को स्टार्टअप करना है कॉलेज में. वो 2 साल एक स्टार्टअप के साथ जीते हैं और अगर उनको लगता है इट विल ग्रो तो वो स्टार्टअप को आगे करने, नहीं इस एक्सपीरियंस के बेस पे वो कॉर्पोरेट में जॉब ले लेते हैं. सर, इससे रिलेटेड मेरे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट की आपने स्कीम्स की बात करी, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो खादी केवाईसी के लोन्स हो, या बाकी एक नॉन कोलेटरल गारंटी एमएसएमई के लोन्स हैं, वो हैं, और उसके साथ में जो एक नई पौध खड़ी हो गई है एंजल इन्वेस्टर्स की या प्राइवेट फाइनेंसर्स की. आप कहाँ तक समझते हैं कि आज की डेट में अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है जो कमर्शियली वाइबल हो सकता है, हमें बैंक्स के ऊपर डिपेंड रहने का अब उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आज से 10 या 15 साल पहले होती थी, बिकॉज उस वक्त बैंक्स ही एक सोल सोर्स होते थे जहां से हमें फंडिंग मिलती थी. मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल पूछा. आई टेल एजुकेट द ऑडियंस अबाउट इट. देखिए, स्टार्टअप अलग तरह के बिजनेस हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस अलग तरह के बिजनेसेस हैं. जैसे आपने एक पैकेजिंग का प्लांट बद्दी में लगाना है जी, तो आप एंजल इन्वेस्टर के पास ना जाइए, आप जाइए ही बैंक के पास जी. बैंक आपको आपकी वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के हिसाब से कैपिटल के लिए आपकी कोलेटरल लेते हुए मशीनरी को लोन देगा जी. तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक्स आर द डेस्टिनेशन फॉर यू. राइट. अगर आप एक इनोवेटिव टेक बेस्ड हाईली स्केल अप विद नॉट मच ऑफ एसेट रिक्वायरमेंट एंड मोर लाइक ए एक्सपेरिमेंट बिजनेस कर रहे हैं जी, तो आप एंजल नेटवर्क्स के पास जाइए. जैसे फेसबुक जब बन रहा होगा जी, तो क्या था, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे लोग एक दूसरे के साथ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं जी. तो किसी बैंक के पास वो जाते कि जी हमें लोन दे दो, वो कहेंगे यार तुम तो बिजनेस भी नहीं हो, भी इसका तो बिजनेस भी नहीं है. अगर व्हाट्सएप को देखा जाए, कोई उससे शुरू में पूछता कि भाई तुम्हारे कस्टमर कौन है, कौन पैसे देता है, वो कहते हैं तो फ्री है. और मोर ओवर बैंक्स को तो कोलेटरल चाहिए. प्लस वो कहते हैं मुझे तो तुम्हारा रेवेन्यू नहीं दिख रहा जी. व्हाट्सएप को आज तक आपने क्या पे किया है, कुछ भी नहीं. बिलियंस ऑफ लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं. तो शुरू में अगर वो बैंक के पास जाते तो बैंक वुड हैव नॉट अंडरस्टूड देम. तो बैंक्स का अलग रोल है और ये जो फंडिंग का इकोसिस्टम है इसका अलग रोल है. तो मेरी ये बुक में पहला चैप्टर ये है, व्हाट मेक्स ए वेंचर ए स्टार्टअप. ओके. हर वेंचर स्टार्टअप नहीं है जी.
ये पहला चैप्टर है जिसका टाइटल ही आप देखेंगे, व्हाट मेक्स ए वेंचर ए स्टार्टअप। तो आप कोई भी बिजनेस करने लगे कि रिवाज हो गया मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, हाँ। हर बिजनेस स्टार्टअप मतलब आज की डेट में कोई दुकान भी खोला तो कहता है मैंने स्टार्टअप किया है क्योंकि मैंने शुरू किया है। आपके स्टार्ट करने से स्टार्टअप नहीं बन जाता, लोगों के दिमाग में ये हाँ, परसेप्शन पर ये गलत है, इसको करेक्ट करना चाहिए। Right. अब सर चलते चलते मेरा लास्ट सवाल आपके साथ जो होगा, आपने अपनी प्रोफेशनली जो टीचिंग की जर्नी है वो उसमें जो एक लेवल था वो आपने मुकाम हासिल कर लिया, उसके साथ आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों के साथ रहते हुए या उन वेंचर्स को ग्रो करवा के, और तीसरा आपने एक बुक भी, अब तो फुल फ्लेज बुक लिख दी कि फंडिंग कैसे होती है। अब हम ये मान सकते हैं कि आने वाले 2-4-5 साल में मिस्टर गुरमिंदर विल बी अ एंटरप्रेन्योर रनिंग हिज ओन वेंचर रादर देन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। अगेन आई विल से, एंड मैं, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है कि जहां पर भी जिंदगी में आपको आइदर और दिखे उसको एंड से रिप्लेस करो। राइट। तो मैं अगले 10 साल में एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होना चाहता हूं जो पढ़ाता भी है, या एक ऐसा टीचर बनना चाहता हूं जो एंटरप्रेन्योरशिप करता भी है। राइट। सो आई वुड लाइक टू बी बोथ, और उसके लिए मैंने एक बेसिक लेवल पे एक मैनेजमेंट एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे MBA BBA BCom में बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन कम मिल रही है जी। उसमें एक स्टॉक मार्केट सिमुलेशन के बेसिस पे एक वेंचर को नर्चर करना स्टार्ट कर दिया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग भी मिल गई है और वो 20 यूनिवर्सिटीज़ में ये सोल्यूशन दे रहा है। तो अगले 5 साल में अगर भगवान की अच्छी कृपा रहती है तो इट विल मेक अ बिग चेंज इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एजुकेशन इन इंडिया। राइट। सर इससे पहले हम दर्शकों से विदा लें, मैं आपसे इस चीज़ का वो वैलिडेशन चाहूँगा, हाउ गुड आई हैव कंडक्टेड दिस शो बिकॉज यू वर अ टीचर टू मी when I was a student. So now professionally we are almost on a same stage, kind of a thing. So how you think that I am accelerating in my field? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, टीचर के लिए सबसे ज़्यादा 2 ही लोग आपकी सक्सेस में ज़्यादा खुश होते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपका टीचर। जी। तो एज ए टीचर जब मैंने आपको स्पॉन्टेनियसली इसको करते देखा, ये जो स्पॉन्टेनिटी है इज ए साइन ऑफ एक्सपर्टीज। राइट। अगर आप हर चीज को पेपर से करते हैं, किसी चीज का सहारा लेके करते हैं, तो आप लेस एक्सपर्ट लगते हैं। राइट। तो जैसे आपने ये इतने सारा ड्यूरेशन का पूरा इंटरव्यू हाई क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ स्पॉन्टेनियसली फ्रेम करके हाई क्वालिटी क्वेश्चन पूछ के, इट हैज बिल्ड इन माय माइंड योर इमेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज, क्रेडिबिलिटी, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि 99 में, आई थिंक यू वर इन 99-2001 बैच ऑफ MBA, और आप 20 साल की जर्नी में इस लेवल पे पहुंचे हो। यू आर डूइंग सो मैनी थिंग्स। आपने प्रोडक्शन बिजनेसेस भी देखे, आपने इंश्योरेंस का सर्विस बिजनेस देखा, और अब आप एक क्रिएटर इकोनॉमी में यूट्यूबर बन रहे हैं। तो ये जो तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन में आई सी, इट मेक्स मी फील इमेंसली प्राउड ऑफ हैविंग अ गुड स्टूडेंट लाइक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे मेरे प्रोफेसर करमिंदर जी, जिनके साथ आज हमने शायद टॉक शो कम और दिल की बातें ज़्यादा की, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपको एक इंसाइट दी जाए उनके प्रोफेशनल और पर्सनल करियर के लिए। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मंथन के साथ। अगली बार हम आपके लिए कोई और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लाएंगे। आज मैं अपने प्रोफेसर साहब से लूँगा विदा, मिलेंगे अगली बार आपको किसी और पर्सनैलिटी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।